विधानसभा चुनाव में देश दुनिया की सारी बड़ी अपडेट सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे झारखंड के पहले चरण के चुनाव के बाद दूसरे चरण के चुनाव से पहले दिल्ली के अंदर नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार के नाक के नीचे बताएंगे एक बड़ा चुनाव इंडिया अलायंस ने जीत लिया है दोस्तों। इसी के साथ में छात्रों के विशाल आंदोलन से झुक गई योगी सरकार। बताएंगे अखिलेश यादव राहुल गांधी के टिप्पणी के मात्र 1 घंटे के अंदर दबाव में आ गई भाजपा की पूरी योगी सरकार दोस्तों। इसी के साथ में बताएंगे छात्रों का आंदोलन लगातार अभी भी जारी है। इसी के साथ में महाराष्ट्र में भाजपा को जिताने पहुंचे योगी, लेकिन बीजेपी में ही अंदर आपसी फूट देखने को मिलने लगी है दोस्तों। बताएंगे बड़े बड़े सहयोगी के साथ अब बीजेपी के दिग्गज नेता ने भी योगी के बयान का जबरदस्त विरोध किया है। इसी के साथ में चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप मानते हैं कि महाराष्ट्र में परिवर्तन होने वाला है, डंके की चोट पर परिवर्तन होगा और एक तरफा परिवर्तन होगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में होगा परिवर्तन महाराष्ट्र में और झारखंड के अंदर ऐतिहासिक सरकार की वापसी होने वाली है, तो अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दिल्ली के मेयर चुनाव को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को चुनौती दी जा रही थी दोस्तों। आम आदमी पार्टी के पार्षदों को बीजेपी अपनी पार्टी में लाकर दिखाने की कोशिश कर रही थी कि उसके पास बहुमत का आंकड़ा है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने भी पूरा इंतजाम कर रखा था। गवर्नर की ओर से बीजेपी के नेता को चुनाव कराने के लिए अधिकारी बनाकर नियुक्त किया गया, जिसका इंडिया अलायंस ने जोरदार विरोध किया दोस्तों। इसके बावजूद चुनाव हुए। चुनाव के अंदर दिल्ली मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार महेश खींची को 135 वोट मिले, जबकि 2 वोट को अमान्य घोषित कर दिया गया। इसके बाद 133 वोट आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को मिले हैं, यानी 2 वोट को कैंसिल कर दिया गया दोस्तों। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के जिताने को लेकर ये जो पूरा एक तंत्र तैयार किया गया था वो पूरी तरीके से भस्म हो गया है दोस्तों। बीजेपी के किशन लाल को चुनाव में 130 वोट मिले हैं दोस्तों, यानी तमाम कोशिश के बावजूद यहां पर आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस का मेयर चुनाव जीत गया है दोस्तों। और दिल्ली के होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और पूरे बीजेपी के तंत्र को यह तगड़ा झटका है। मेयर चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के 10 पार्षदों को बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया था। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि इससे पूरा खेल हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सारी तैयारी के बाद भी भाजपा चुनाव हार गई दोस्तों। इसके साथ में राहुल गांधी ने प्रयागराज में चल रहे छात्रों के जबरदस्त आंदोलन को लेकर छात्रों का समर्थन करने का ऐलान किया। राहुल गांधी ने 3:30 बजे के आसपास एक आंदोलन को समर्थन करने वाला पोस्ट लिखा। राहुल गांधी ने कहा कि प्रयागराज में प्रतियोगी छात्रों के साथ यूपी सरकार और उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग का रवैया बेहद असंवेदनशील और दुर्भाग्यपूर्ण है। नॉर्मलाइजेशन के नाम पर गैर पारदर्शी व्यवस्था अस्वीकार्य है और एक पाली में परीक्षा की छात्रों की मांग बिल्कुल न्यायपूर्ण है। शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने में जुटी भाजपा सरकार की अक्षमता की कीमत आखिर छात्र क्यों चुकाए? पढ़ाई करने वाले छात्रों को सड़क पर लड़ाई करने को मजबूर कर दिया गया है और अब उनका पुलिस के जरिए उत्पीड़न किया जा रहा है। अपने और अपने परिवार के सपनों पर पूरा करने के लिए घर से दूर रहकर साधना कर रहे युवाओं के साथ ये अन्याय हम स्वीकार नहीं करेंगे। हम प्रतियोगी छात्रों की मांग का पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस पुरजोर तरीके से समर्थन करती है। उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को तानाशाही से नहीं दबाया जा सकता। अखिलेश यादव ने भी पोस्ट करते हुए लिखा कि भाजपा अगर केवल चुनाव का गणित समझती है तो सुन ले कि पीसीएस, आरओ, एआरओ, लोअर सबऑर्डिनेट जैसी अन्य प्रतियोगी छात्रों और उनके परिवारों को मिलाकर कुल 1 करोड़ के आसपास वोटर की संख्या होती है। अगर इस महासंख्या का लगभग 400 विधानसभा सीटों से भाग देते हैं तो बीजेपी को लगभग 25,000 वोट हर विधानसभा से कम मिलेंगे और बीजेपी दहाई के अंक में सिमट जाएगी। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि इस गणित को समझकर आज ही बीजेपी के हृदयहीन सरकार अत्याचार बंद करेगी और आंदोलनकारी युवाओं की लोकतांत्रिक जायज मांग को पूरा करेगी। बीजेपी की एक आदत पड़ गई है, जन आक्रोश से डरकर आखिरकार बात तो वो मानने पर मजबूर होते हैं, लेकिन तभी जब उसके हिंसक तरीके नाकाम हो जाते हैं और जब उसकी नौकरी विरोधी नकारात्मक राजनीति पूरी तरीके से फेल हो जाती है, भाजपा हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। अभ्यर्थी कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। पहले अखिलेश यादव ने पोस्ट किया और इसके बाद समर्थन करते हुए जब राहुल गांधी ने 3:30 बजे पोस्ट डाला दोस्तों, उसके 1 घंटे के अंदर भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार को पता चल गया कि अब ज्यादा जिद करेंगे तो आंदोलन बहुत प्रचंड हो जाएगा। इंडिया अलायंस ने खुलकर सपोर्ट कर दिया है और इसके बाद भाजपा की योगी सरकार ने फैसला लेते हुए अपने पुराने फैसले को पलटा और इसके लिए विश्लेषण करने और जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया है दोस्तों। खुद सीएम योगी ने प्रयागराज में छात्रों की मांग का संज्ञान लिया है। इस तरीके से मीडिया में रिपोर्ट सामने आ रही है। आपको बता दें कि छात्रों को आधा न्याय तो दिया गया है, लेकिन यूपी पीएससी के छात्रों ने साफ शब्दों में कह दिया है कि वो इस तरीके के अन्याय का विरोध करते रहेंगे। यानी ये जो तथाकथित न्याय किया गया है इसमें केवल अधूरा न्याय है। आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सारे परीक्षा में ये नियम लागू नहीं किया जाता। आरओ और एआरओ परीक्षा में भी ये नियम लागू होना चाहिए। 1 डे शिफ्ट होना चाहिए, एक ही दिन में सारी परीक्षाएं होनी चाहिए। आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या छात्रों की इस मांग का आप समर्थन करते हैं? कमेंट बॉक्स में यस वी सपोर्ट हमारे स्टूडेंट लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में राहुल गांधी बोले, कहा मोदी जी कहते हैं कि लाल किताब खाली है, वह हमारे संविधान को खोखला बताते हैं। वह ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने जिंदगी में कभी देश का संविधान नहीं पढ़ा है। इसमें जो लिखा है उसकी रक्षा के लिए हम जान देने को तैयार है। राहुल गांधी की ओर से संविधान को एक बार फिर से अपने मंच पर लेकर आए और भाषण के दौरान उन्होंने संविधान खोलकर दिखाया
है कि ये देखिए ये खाली किताब नहीं है, इसके अंदर भारत के संविधान के सारे प्रावधान लिखे हुए हैं। ये भारत का संविधान है। नरेंद्र मोदी और भाजपा के लोग खाली किताब बता रहे थे दोस्तों, इसी पर राहुल गांधी की ओर से पलटवार किया गया है। आपको बता दें कि भाजपा के लोगों ने ये थ्योरी फैलाने की कोशिश की कि राहुल गांधी जो लाल कलर की किताब बांट रहे वो संविधान की किताब नहीं है, वो खाली बनने वाली एक किताब है जो लोगों को मूर्ख बनाने के लिए बांटा जा रहा है। राहुल गांधी ने खोलकर दिखा दिया कि असली संविधान है और इसी को बचाने के लिए आज इंडिया अलायंस की एक एक पार्टी मैदान में उतरी हुई है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि भारत का संविधान भारत का ज्वेल है, गहना है, आभूषण है और इसकी रक्षा की जानी चाहिए तो अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा। साथ साथ महाराष्ट्र के चुनाव में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आगे करके आरएसएस और भाजपाइयों को लग रहा था कि उन्होंने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जहां जहां महाराष्ट्र में प्रचार करने जा रहे हैं हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई ऐसी खबर आ जाती है कि भाजपा का सहयोगी नाराज चल रहा है, बीजेपी के सहयोगी ने बटेंगे तो कटेंगे का विरोध किया है। और अब भारतीय जनता पार्टी की नेत्री ने भी खुलकर कह दिया है कि बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान का महाराष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है। पंकजा मुंडे ने मीडिया वालों से बात करते हुए बात स्पष्ट कर दी है कि महाराष्ट्र में इस तरीके के नारों का कोई प्रभाव नहीं है, ऐसे नारे महाराष्ट्र के अंदर नहीं चलते हैं। साथ साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रयागराज जिले की फूलपुर सीट पर प्रचार के लिए पहुंचे। इस दौरान सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अधिकारी जानते हैं कि ये सरकार अब चलने वाली नहीं है, ये सरकार जाने वाली है। महाराष्ट्र के जो भी परिणाम आएंगे ये बात तय है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी नहीं बचेगी। जब से इन्हें पता चला है कि ये चुनाव हारने वाले हैं तब से अधिकारियों के माध्यम से उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के बीच में नांदेड़ के अंदर लोकसभा उपचुनाव हो रहे दोस्तों। राहुल गांधी यहां पर प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार ने धारावी क्षेत्र को रीडेवलपमेंट के नाम पर अडानी को सौंप दिया है। उन्होंने कहा है कि ये महाराष्ट्र के लोगों की नहीं बल्कि अडानी की सरकार है, केवल अडानी के लिए ये लोग काम करते हैं। हम लोगों की सरकार बनेगी तो हम ये प्रोजेक्ट वापस अडानी से छीनेंगे और ये बात उद्धव ठाकरे भी कर चुके हैं। साथ साथ दोस्तों मुसलमानों की भावना को ठेस नहीं पहुंचने देंगे, ये बयान अजित पवार ने दिया है। अजित पवार ने कहा है कि हाल ही में किसी ने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, इस तरीके के बातें यहाँ नहीं चलेगी, महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। वो नॉर्थ में होता होगा लेकिन महाराष्ट्र में ये बातें बिल्कुल नहीं चलती है। महाराष्ट्र साधु संतों का है, शिव प्रेमियों का है, शाहू और अंबेडकर वादियों का है और इसीलिए यहाँ पर ये बातें नहीं चलेगी। अजित पवार ने कहा है कि हम मुसलमानों के भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाने देंगे। सवाल यह है कि अगर वो वाकई मुसलमानों की भावनाओं की कद्र करते हैं तो सबसे पहले योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बीजेपी में शिकायत करे और भारतीय जनता पार्टी उनकी बातें मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि बार बार योगी आदित्यनाथ की सभाएं चल रही है। तो फिर अजित पवार के पास एक ही ऑप्शन है कि वो भाजपा से गठबंधन तोड़ने का ऐलान करे और बीजेपी के खिलाफ लोगों से वोट करने की अपील करे, तब जाकर मुस्लिम मानेंगे कि उन्होंने वाकई मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले लोगों का विरोध किया और मुसलमानों की भावनाओं का कदर किया गया है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि अजित पवार अगर वाकई में अपने आप को मुसलमानों की भावनाओं का रक्षक बताना चाहते हैं तो उनको ये कदम उठाना चाहिए। तो अपनी राय जो लिखा था इसके इतर भी अगर आप लोग कुछ कहना है दोस्तों तो लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में कल्पना सोरेन बोली, कहा भाजपा के लोग झारखंड में चली हमारी योजना के बोझ तले 5-10 गज नीचे दब चुके हैं। कल्पना सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं दोस्तों। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके पार्टी के लोगों का मानना है कि जो पहले चरण में वोटिंग हुई है उसमें जो बंपर वोटिंग की खबर सामने आ रही है 2-3% का इजाफा हुआ है। ये इजाफा ऐसे नहीं हुआ है बल्कि इसके पीछे बड़ा कारण यह है कि इंडिया अलायंस की योजनाओं से महिलाओं में काफी खुशी है और इसीलिए महिलाएं निकलकर घर से जमकर वोट कर रही हैं दोस्तों। इसी के साथ में कन्हैया कुमार ने भाजपाइयों पर जोरदार निशाना साधा है। बीजेपी के लोग धर्म खतरे में है, धर्म युद्ध की बात चल रही है महाराष्ट्र में, तो अब निशाना साधते हुए देवेंद्र फडणवीस को लेकर कहा है कि डिप्टी सीएम कहते हैं कि हम लोगों को धर्म बचाना है, यानी जनता को धर्म बचाना है, जबकि डिप्टी सीएम साहब की पत्नी इंस्टाग्राम पर रील बनाती है। कन्हैया कुमार की टिप्पणी पर बीजेपी मुखर हो गई है और इसे मराठी महिलाओं की अस्मिता से जोड़कर कन्हैया कुमार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं दोस्तों। जो कन्हैया कुमार ने सवाल खड़े किए हैं वो एकदम सही है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस धर्म युद्ध की बातें कर रहे हैं, जबकि उनकी पत्नी को लेकर 2023 में खबर आई थी दोस्तों जिसमें बताया गया था कि वो इंस्टाग्राम पर रील बनाती है और रियाज अली नाम के इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के साथ उन्होंने रील बनाई थी, वो भी सरकारी बंगले के अंदर। तब सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके की कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी दोस्तों। इस पूरे मामले पर ही कन्हैया कुमार देवेंद्र फडणवीस और भाजपा के नेताओं पर निशाना साध रहे हैं दोस्तों। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर चुनाव आयोग के अधिकारियों ने महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले के हेलीकॉप्टर की जांच की है दोस्तों। नाना पटोले को बार बार हेलीकॉप्टर में जांच के लिए बुलाया जा रहा है। आपको बता दें कि उनको बार बार परेशान किए जाने का यह नया मामला है, क्योंकि इससे पहले उद्धव ठाकरे को भी बार बार जांच के लिए परेशान किया जाता दोस्तों, यानी उनके हेलीकॉप्टर में बार बार जांच की जा रही थी। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। इसके साथ में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के लिए 20 तारीख को वोट डाले जाएंगे। इससे पहले एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र के सोलापुर पहुंचे। यहां पर मंच पर ही पुलिस ने उनको नोटिस दे दिया। सोलापुर मध्य विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार फारूक शाब्दी की प्रचार रैली में शामिल होने के लिए असदुद्दीन ओवैसी सोलापुर आए हुए थे। इस दौरान महाराष्ट्र पुलिस के जवान के द्वारा ओवैसी को मंच पर ही पुलिस ने नोटिस दे दिया है दोस्तों। नोटिस में ओवैसी को अपने भाषण में किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस न पहुंचाने और भड़काऊ भाषण न देने की हिदायत दी है। पुलिस ने बीएनएस की धारा 168 के तहत ये नोटिस असदुद्दीन ओवैसी को दिया है। बीएनएस की धारा 168 के मुताबिक प्रत्येक पुलिस अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने की संभावनाओं को रोकने के लिए हस्तक्षेप कर सकते हैं, यानी अगर किसी अधिकारी या पुलिस व्यक्ति को लगता है कि कोई बड़ा अपराध किया जा सकता है, संज्ञेय अपराध हो सकता है, कॉग्निजिबल ऑफेंस हो सकता है, तो वो पहले
पहले ही नोटिस देकर वार्निंग दे सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी छत्रपति संभाजी नगर पहुंचे थे, जहां उन्होंने औरंगाबाद के नाम बदलने को लेकर महायुति और महाविकास अघाड़ी गठबंधन दोनों पर निशाना साधा था। इसके बाद उनको ये नोटिस दिया गया है। दोस्तों आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जो बताएगा, क्या ये नोटिस भाजपाई नेताओं को भी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि बीजेपी का हर दूसरा तीसरा नेता इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल करता है, जिससे समाज के अंदर आपसी वैमनस्य जरूर फैलता है। दोस्तों साथ साथ झारखंड के विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर चुनाव आयोग काफी अलर्ट मोड में है। इसके तहत पलामू की पांकी विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर शशि भूषण मेहता और निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र कुमार सिंह उर्फ बिटू सिंह पर निगरानी शुरू कर दी गई है। पलामू के तरहसी थाना क्षेत्र में व्यवसायी और भारतीय जनता पार्टी के नेता रामदास साहू पर हमला हुआ था। इस घटना के बाद जिला प्रशासन ने बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर शशि भूषण मेहता और निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र कुमार सिंह बिटू सिंह पर निगरानी शुरू कर दी है। दोस्तों पलामू सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अनुसार दोनों प्रत्याशी पर निगरानी टीम 6 बजे तक नजर रखेगी और हर गतिविधि पर नजर रखा जाएगा। पलामू में 2 उम्मीदवारों पर आयोग की नजर है। सिंहभूम के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा राजसू के कार्यकर्ता आपस में भिड़े हुए थे। दोस्तों इसी के साथ में मध्य प्रदेश के जबलपुर के अंदर बीजेपी के नेता की गुंडागर्दी खुलकर सामने आ गई है। जबलपुर में बीजेपी के नेता ने दुकानदार को पीटा, 40 रुपए मांगने पर गाली दी, कहा तेरी दुकान बंद करवा दूंगा। मात्र 40 रुपए को लेकर बीजेपी के पार्षद पति ने गुंडागर्दी की है। दोस्तों दुकानदार को नेताजी ने थप्पड़ भी मारा है। 9 तारीख का यह पूरा मामला है। क्या मध्य प्रदेश की पुलिस प्रशासन पूरे मामले पर कार्रवाई कर पाएगी? यह बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि शिकायत तो दर्ज करवा दी गई है। अगर आप भी मानते हैं कि भाजपा के नेताओं का जो अहंकार बढ़ा हुआ है, केवल एक कारण है कि राज्य में भाजपा की सरकार, और यही बड़ा कारण है कि छोटे छोटे चीजों के लिए गुंडागर्दी खुलेआम की जा रही है। दोस्तों क्या भाजपा इसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएगी? ये बड़ा सवाल रहेगा। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों इसके साथ में ये आदेश दिल्ली के संदर्भ में है, हम इसमें पार्टी नहीं है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पर पहली प्रतिक्रिया दी है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से प्रतिक्रिया आई है। इसमें कहा गया है कि सुशासन की पहली शर्त होती है कि कानून का राज होना चाहिए। इस दृष्टि से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आज दिया गया फैसला स्वागत के योग्य है। इस फैसले से अपराधियों के मन में कानून का भय होगा। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीफ की है। दोस्तों सवाल यह है कि जो आंख बंद करके बुलडोजर वाली कार्रवाइयां उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है, क्या वो बंद करेंगे योगी आदित्यनाथ या नहीं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है साफ तौर पर योगी सरकार के द्वारा जो हाल फिलहाल में एक्शन लिए गए हैं उसके अगेंस्ट है। इसमें छोटा सा कॉमन सेंस भी लगाने वाला व्यक्ति बता सकता है कि ये योगी सरकार के खिलाफ ही आदेश आया है। दोस्तों लेकिन योगी सरकार का कहना है कि क्योंकि वो पूरी याचिका में पूरे कार्रवाई में पार्टी नहीं थे, तो फिर ये उनके लिए नहीं है, यानी उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ एक्शन नहीं है। आप लोग अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा दोस्तों कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का एक्शन है कि बुलडोजर अब बाहर नहीं निकलेगा, 15 शर्त मानने के बाद ही बुलडोजर वाली कार्रवाई हो सकती है, और अगर कार्रवाई गलत पाई गई तो अधिकारी को ही वापस से नाप दिया जाएगा। ये किसके खिलाफ है लिखेगा जरूर। साथ साथ दोस्तों देश में थोक महंगाई दर 4 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गई है। इस पर कांग्रेस पार्टी ने प्रतिक्रिया देते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि महंगाई मैन मोदी का कहर जारी है। थोक महंगाई दर 4 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। रोजाना इस्तेमाल होने वाली खाने पीने की चीजों में बेतहाशा महंगाई बढ़ी पड़ी है। आलू की महंगाई 78% तक इजाफा हो चुका है। प्याज की महंगाई में 40% के आसपास इजाफा हुआ है। सब्जियों की महंगाई इन टोटल 63% का इजाफा हुआ है। दोस्तों फूड आर्टिकल की महंगाई में 13% का इजाफा है। प्राइमरी आर्टिकल की महंगाई में 8.09% का इजाफा हुआ है। इसी के साथ में दोस्तों योगी के बांटेंगे तो काटेंगे वाले नारे को लेकर पंकजा मुंडे ने कहा कि महाराष्ट्र के अंदर इस तरीके के नारे नहीं चलते। आपकी क्या राय है इस पर लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों लोकपाल ओपिनियन पोल ने आने वाले महाराष्ट्र के चुनाव से पहले अपना ओपिनियन पोल दे दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने एक्सटेंसिव ग्राउंड स्टडी की है, यानी जमीनी स्तर पर काफी ज्यादा स्टडी करने के बाद हम लोगों ने जो सर्वे प्राप्त किया है उसका पूरा एक डिटेल बताना चाहते हैं। इसके बाद लोकपाल ओपिनियन पोल ने बताया कि हमारे सर्वे का साइज 86,000 के आसपास था, यानी 86,400 लोगों से सवाल पूछे गए थे। 300 के लगभग हर व्यक्ति से हर विधानसभा के अंदर सवाल पूछा गया और उसके बाद जाकर यह सर्वे तैयार हुआ है। दोस्तों लोकपाल ओपिनियन पोल ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे अनुसार राज्य के अंदर इस बार एक प्रचंड परिवर्तन होने जा रहा है। महायुति यानी भारतीय जनता पार्टी एनसीपी और एकनाथ शिंदे का जो गठबंधन है वो मिनिमम 115 सीटें प्राप्त करेगा और मैक्सिमम उनको 128 तक मिल सकती है तीनों को मिलाकर। और महाविकास अघाड़ी गठबंधन इस बार राज्य में सरकार बनाने जा रहा है और मिनिमम उनको बहुमत मिलेगा, यानी जो 145 का मार्क है उससे आगे निकलेंगे। 151 तो मिनिमम महाविकास अघाड़ी गठबंधन को मिलेगा दोस्तों, और 162 उनका मैक्सिमम नंबर रहेगा। अदर्स की बात करें तो उनको 5 से 14 सीटें मिल सकती है, यानी साफ तौर पर इंडिया अलायंस की सरकार बनने का दावा लोकपाल ओपिनियन पोल महाराष्ट्र के चुनाव ने किया है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि इस तरीके के सर्वे करने वालों को बताने की भी अब कोई जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र में जिस तरीके की हवा चल रही है लोगों को पता चल चुका है। राज्य में जिस तरीके से भाजपा के लोग फ्रस्ट्रेट होकर बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, धर्म युद्ध है, वोट जिहाद चल रहा है, इस तरीके की बातें कर रहे हैं तो लोगों को समझ में आ चुका है कि चुनाव किस ओर आगे बढ़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट इसके साफ संकेत है दोस्तों। इसी के साथ में चंडीगढ़ में विधानसभा भवन बनाने को लेकर हरियाणा सरकार अड़ गई है। पंजाब इसका विरोध कर रहा है। नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा गया है और दखल देने की मांग की गई है। चंडीगढ़ में हरियाणा के विधानसभा भवन के निर्माण को लेकर भूमि
भूमि आवंटन का फैसला आने के बाद राजनीतिक दलों ने अपने अपने मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दिया। दोस्तों, पंजाब में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के साथ साथ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC ने इस निर्णय का विरोध करते हुए कहा कि हरियाणा के चंडीगढ़ पर दावे को और मजबूती मिलेगी, पंजाब इसे कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। दरअसल दोस्तों, हरियाणा और पंजाब की एक संयुक्त राजधानी है चंडीगढ़, यानी दोनों अपनी एक कॉमन राजधानी रखे हुए हैं, दोनों चंडीगढ़ के क्षेत्रों पर दावा करते हैं। और अगर एक नया विधानसभा चंडीगढ़ के अंदर बनेगा तो इससे पंजाब का क्लेम और ज्यादा कमजोर होगा और हरियाणा का क्लेम और ज्यादा बढ़ेगा, जिससे बैलेंस ऑफ पावर नहीं हो पाएगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा, क्यों विरोध किया जा रहा है और क्या विरोध सही है। साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर विजयपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में 37 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान कराने की मांग की है। कांग्रेस पार्टी ने इस बाबत एक पत्र मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भेजा है। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार का दुरुपयोग करके मतदान को प्रभावित किया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भेजे गए पत्र में कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाते हुए लिखा है कि 13 नवंबर 2024 को विजयपुर विधानसभा मतगणना संपन्न हुआ है और समूचे क्षेत्र के सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में भाजपाई नेताओं और असामाजिक तत्वों और बाहरी राज्यों से चुनाव प्रचार के नाम पर आए आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने 37 मतदान केंद्रों पर फर्जी मतदान किया है और करवाया है। मतदाताओं को उनके मताधिकार से वंचित किया गया है और प्रशासन मौन बना रहा, जिसकी शिकायत कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा ने दिनांक 13 नवंबर को निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर श्योपुर को की है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी को प्राप्त शिकायत के आधार पर नियम अनुसार मतदान केंद्र पर फर्जी मतदान हुआ है, तांडव हुआ है, सेक्टर अधिकारी के साथ मारपीट हुई है, दलित आदिवासियों एवं गरीब वर्ग के मतदाताओं को डरा धमकाकर उन्हें मतदान नहीं करने दिया गया। इसके बाद 37 जगह पर दोबारा से मतदान की मांग की गई है। साथ साथ दोस्तों, राजस्थान के अंदर हुए उपचुनाव की वोटिंग के दौरान जिस तरीके से नरेश मीणा ने SDM को थप्पड़ मार दिया था और मामला इतना बढ़ गया दोस्तों कि नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद जोरदार तरीके से बवाल हुआ, कई जगह आगजनी भी की गई, प्रशासन को और बल का उपयोग करना पड़ा स्थिति को कंट्रोल करने के लिए। अब सोशल मीडिया पर भी नरेश मीणा को रिहा करो ट्रेंड कराया जा रहा है। अब देखते हैं नरेश मीणा को रिहा किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। दोस्तों, कहीं ना कहीं राजस्थान पुलिस की तानाशाही भी एक खुलकर सामने आने लगी है, क्योंकि गिरफ्तार किया गया तो उनको एक आध दिन के अंदर छोड़ दिया जाना चाहिए। शासक लीडर ओपोजिशन राहुल गांधी महाराष्ट्र के नांदेड़ पहुंचे। नांदेड़ में उन्होंने लोगों से मुलाकात की और जो कांग्रेस पार्टी की गारंटी योजना है इसके बारे में राहुल गांधी ने लोगों को बताया। बसों में जाकर राहुल गांधी ने पर्चियां बांटी। राहुल गांधी ने लोगों से कहा कि ये हमारी गारंटी योजना है, इसे आप लोग पढ़िए, आप लोगों के भलाई के लिए है। कांग्रेस पार्टी की राज्य में सरकार बनाइए, सारे गारंटी को पूरा करेंगे और राज्य में आप लोगों को अच्छी मदद पहुंचाएंगे और जो हमारे वादे हैं उसे सारे पूरे किए जाएंगे। नांदेड़ के लोकसभा उपचुनाव को लेकर भी कांग्रेस पार्टी लगातार प्रयास कर रही है कि ये सीट वापस से कांग्रेस पार्टी को मिल जाए। एक समय में इस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के नेता अशोक चव्हाण का दबदबा हुआ करता था, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तब से इस सीट पर बीजेपी के लिए अच्छी स्थिति हो गई है, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी अपने पुराने गढ़ को वापस प्राप्त करने के लिए उपचुनाव में पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रही है। दोस्तों, वैसे भी लोकसभा में अगर कांग्रेस पार्टी के नंबर बढ़ेंगे तो कांग्रेस पार्टी जो 99 पर अटकी है सेंचुरी मार देगी और महाराष्ट्र में राज्य में सरकार बनेगी तो भी कांग्रेस पार्टी के लिए ये जबरदस्त तरीके का बाउंस बैक होगा। आपकी जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बीते दिन 14 तारीख को चिल्ड्रंस डे था और जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन था दोस्तों। और उन्होंने मोदी और नेहरू की तुलना करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला और कहा कि मोदी कहते हैं बटोगे तो कटोगे और जवाहरलाल नेहरू कहा करते थे पढ़ोगे तो बढ़ोगे। आपकी क्या राय है दोस्तों, इन दोनों में से किसको आप ग्रेट मानते हैं लिखकर जरूर बताएगा। और रजाकारों को लेकर योगी आदित्यनाथ मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधते हुए कह रहे थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे मेरे लिए गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको अगर कुछ बोलना है तो रजाकारों के खिलाफ बोलो, जिन्होंने हैदराबाद को अलग राज्य बनाने के लिए, अलग देश बनाने के लिए जबरदस्त प्रोटेस्ट किया था और उस समय में कई सारे हिंदुओं को मारा गया था रजाकारों के द्वारा। योगी आदित्यनाथ के द्वारा यह कहना कि रजाकारों की आलोचना मल्लिकार्जुन खड़गे को करनी चाहिए, इसका जवाब प्रियांक खड़गे यानी मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे ने दिया है। उन्होंने कहा कि रजाकारों ने यह घटना को अंजाम दिया, पूरे मुस्लिम समुदाय ने नहीं दिया। हर समुदाय में बुरे लोग होते हैं जो गलत काम करते हैं। दरअसल दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं और जो बीजेपी के लोग कहते हैं दोस्तों, उससे साफ समझ में आता है कि किसी एक समुदाय के खिलाफ उनकी टिप्पणियां होती है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से भारत विरोधी लोगों के खिलाफ हमेशा टिप्पणी की है। रजाकारों के खिलाफ अगर किसी ने लड़ाई लड़ी तो कांग्रेस पार्टी ने ही लड़ी थी और इसके बाद कांग्रेस को ही योगी आदित्यनाथ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे से कह रहे हैं कि आप रजाकारों के खिलाफ बोलो, जबकि कांग्रेस ने साफ शब्दों में कह दिया है कि हर समुदाय के अंदर बुरे लोग होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कांग्रेस पार्टी किसी समुदाय के विरोध में नहीं है, बल्कि उस समुदाय के अगर कोई बुरे लोग होंगे तो उसका विरोध जरूर होगा। साथ साथ दोस्तों, तेजस्वी यादव एक बार फिर से झारखंड में प्रचार करने के लिए पहुंचे। झारखंड के महागामा विधानसभा क्षेत्र में महागठबंधन कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी दीपिका पांडे सिंह और जामताड़ा विधानसभा से डॉक्टर इरफान अंसारी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे। देवघर में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से चुनावी तैयारियों के संदर्भ में चर्चा की है। तेजस्वी यादव ने दोस्तों प्रथम चरण के चुनाव में महागठबंधन के पक्ष में जमकर मतदान हुआ है, आरंभ है, प्रचंड जीत रहा, झारखंड टूट रहा, एनडीए का घमंड खत्म होगा, बीजेपी का पाखंड, तेजस्वी यादव ने की है ये टिप्पणी। दोस्तों, आपकी क्या राय है लिखिएगा जरूर। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी ने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जातीय जनगणना को विभाजनकारी मानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे से पहले कांग्रेस पार्टी ने पूछा कि क्या उन्हें लगता है कि जातीय जनगणना
विभाजनकारी है और वह अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी के लिए आरक्षण में मनमानी की 50% सीमा को हटाने के लिए निर्णायक कदम उठाएंगे। ये सवाल नरेंद्र मोदी से है। नरेंद्र मोदी को जवाब जरूर देना चाहिए। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।